जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय हम सब एक प्रीमियम तो भरते हैं, पर कभी सोचा है कि ये रकम तय कैसे होती है? क्या यह सिर्फ मौत के जोखिम की कीमत है या इस प्रीमियम के पीछे और भी बहुत कुछ है? आज हम इसी पहेली को थोड़ा खोलने वाले हैं। जीवन बीमा की कीमत और मूल्यांकन, मतलब प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, इस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीमियम की गणना होती कैसे है, इसमें कौन कौन से शुल्क मतलब लोडिंग वगैरह शामिल होते हैं, छूट क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, और बीमा कंपनियां ये जो जोखिम और मुनाफे का संतुलन है ये कैसे बनाती हैं। और हाँ, पारंपरिक पॉलिसी और ये जो यूएलआईपीज होती हैं, यूनिट लिंक्ड पॉलिसी, इनमें क्या फर्क है ये भी देखेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी कि इस थोड़ी टेक्निकल सी जानकारी को आसान बनाया जाए। तो सबसे पहले ये प्रीमियम चीज क्या है? मतलब सुनने में तो लगता है पॉलिसी खरीदने की कीमत। हाँ बिल्कुल, स्रोत भी यही बताते हैं। ये कीमत है जो ग्राहक पॉलिसी खरीदने के लिए चुकाता है, और इसे अक्सर प्रति हजार बीमा राशि यानी सम एश्योर्ड उस दर से बताया जाता है। अच्छा, प्रति 1000 पे? जी। और इसे ऑफिस प्रीमियम भी कहते हैं। ऑफिस प्रीमियम, ठीक है। और ज्यादातर पारंपरिक पॉलिसियों में ना ये प्रीमियम पूरी पॉलिसी अवधि के लिए एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। अच्छा, फिक्स्ड रहता है। हाँ, फिक्स रहता है। लेकिन इसे भरने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे आप हर साल भरें या छमाही, तिमाही, महीने में। ये रेगुलर प्रीमियम कहलाता है। रेगुलर, हाँ। या फिर पॉलिसी लेते समय ही एक बार में सारा पैसा दे दे, वो होता है सिंगल प्रीमियम। अच्छा, एक मुश्त। जी। और एक और तरीका है लिमिटेड पे। इसमें पॉलिसी शायद लंबी अवधि की हो, पर प्रीमियम आप कुछ सीमित सालों तक ही भरते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि प्रीमियम पर कुछ छूट मतलब रिबेट भी मिलती है। ये क्या है? हाँ, मिलती हैं। कंपनियां आमतौर पर दो तरह की छूट देती हैं। पहली तो बीमा राशि के आधार पर, मतलब अगर कोई ज्यादा बड़ी रकम की पॉलिसी ले रहा है, मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ की, तो उसे प्रति हजार प्रीमियम दर पर कुछ छूट मिल सकती है। अच्छा, बड़ी पॉलिसी पर छूट। हाँ, ये एक तरह से ज्यादा बीमा लेने को बढ़ावा देने का तरीका है। और दूसरी छूट? दूसरी छूट प्रीमियम भरने के तरीके मतलब मोड पर निर्भर करती है। आप सोचिए, अगर कोई साल भर का प्रीमियम एक साथ दे देता है, हाँ। तो कंपनी को वो पैसा पूरे साल इस्तेमाल करने, उसे निवेश करने, उस पर कमाई करने का मौका मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए सालाना भुगतान पर अक्सर कुछ छूट दी जाती है। और अगर कोई हर महीने दे? हाँ, वहीं अगर कोई हर महीने प्रीमियम भरता है, तो कंपनी के लिए थोड़ा प्रशासनिक काम बढ़ जाता है। हर महीने कलेक्शन, रिकॉर्ड रखना। हाँ, लागत बढ़ जाती होगी। तो होती नहीं या बहुत कम होती है। कभी कभी तो थोड़ी अतिरिक्त फीस भी ले ली जाती है। ये समझ आया। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि प्रीमियम सामान्य से ज्यादा देना पड़े? स्रोतों में एक्स्ट्रा चार्जेस का जिक्र देखा मैंने। हाँ बिल्कुल होता है। ऐसा तब होता है जब बीमा लेने वाले व्यक्ति में औसत से ज्यादा जोखिम माना जाता है, मतलब वो स्टैंडर्ड लाइफ कैटेगरी में नहीं आते। अच्छा, जैसे? जैसे मान लीजिए किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जिससे उनका जीवन जोखिम औसत से ज्यादा है, तो उनसे हेल्थ एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जा सकता है। हेल्थ एक्स्ट्रा? और अगर काम खतरनाक हो तो, जैसे कोई माइनिंग में हो? बिल्कुल सही। अगर कोई ऐसा पेशा करता है जिसे जोखिम भरा माना जाता है, जैसे आपने कहा माइनिंग या मर्चेंट नेवी या स्टंटमैन, तो ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। और इसके अलावा अगर पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त लाभ, जिन्हें हम राइडर्स कहते हैं, वो जोड़े जाते हैं। राइडर्स? हाँ, जैसे एक्सीडेंट कवर। बिल्कुल। जैसे दुर्घटना में मृत्यु पर डबल भुगतान का राइडर या स्थायी विकलांगता का लाभ, तो इन अतिरिक्त फायदों के लिए भी अलग से प्रीमियम जोड़ा जाता है। तो ये जो सारे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, हेल्थ एक्स्ट्रा, ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा, राइडर का प्रीमियम, ये सब जाता कहाँ है? ये सब प्रीमियम के उस हिस्से में जुड़ता है जिसे लोडिंग कहते हैं। लोडिंग? हाँ, लोडिंग असल में वो हिस्सा है जो सिर्फ मृत्यु के जोखिम की कीमत, जिसे हम आगे चलकर नेट प्रीमियम कहेंगे, उसके ऊपर जोड़ा जाता है। ये लोडिंग क्यों होती है? ये कंपनी के खर्चे कवर करने के लिए, भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षा मार्जिन रखने के लिए, और हाँ, कंपनी के मुनाफे या सरप्लस के लिए होती है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये प्रीमियम की पूरी रकम तय कैसे होती है? ये सारी गुणा भाग कौन करता है? पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों में प्रीमियम तय करने का काम एक्चुअरी का होता है। एक्चुअरी? जी, एक्चुअरी ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें गणित,
स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस की गहरी समझ होती है। प्रीमियम तय करने के लिए वे कई चीजों को ध्यान में रखते हैं। क्या क्या? सबसे पहले मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, मतलब अलग अलग उम्र के लोगों में मृत्यु की संभावना कितनी है। फिर ब्याज दर, इंटरेस्ट, कंपनी जो प्रीमियम जमा करेगी उस पर वो कितना रिटर्न कमा सकती है, इसका अनुमान। फिर प्रबंधन के खर्चे, एक्सपेंसेस, कंपनी चलाने का पूरा खर्च, और भविष्य के दावों के भुगतान के लिए कितनी पूंजी अलग रखनी है, यानी रिजर्व्स। और हाँ, अगर पॉलिसी लाभ सहित है, मतलब विद प्रॉफिट है, तो भविष्य में बोनस देने के लिए बोनस लोडिंग भी जोड़ी जाती है। बाप रे, काफी कुछ है। ये मृत्यु दर का अनुमान कैसे लगाते हैं? क्या कोई जादू की छड़ी है? हाँ, जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन आंकड़ों का विज्ञान जरूर है। एक्चुअली मोर्टेलिटी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मोर्टेलिटी टेबल? हाँ, ये टेबलें पिछले कई सालों के लाखों लोगों के डेटा के आधार पर बनती हैं। ये बताती हैं कि किस उम्र के लोगों में मृत्यु की औसत दर क्या रही है। इसी के आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में क्या दर रह सकती है। किसी खास उम्र के लिए 1 साल के मृत्यु जोखिम को कवर करने की जो कीमत होती है ना, उसे रिस्क प्रीमियम कहते हैं। रिस्क प्रीमियम? जी, और एक्चुअली इन्हीं रिस्क प्रीमियम का इस्तेमाल करके पूरी पॉलिसी अवधि के लिए संभावित दावों की कुल लागत का अनुमान लगाते हैं। अच्छा, और ब्याज दर का क्या रोल बताया आपने कि कंपनी प्रीमियम पर कमाती है, इसका प्रीमियम की कीमत पर क्या असर होता है? ब्याज दर का असर बहुत दिलचस्प है। देखिए, कंपनी को भविष्य में दावे चुकाने हैं, है ना? हाँ। तो एक्चुअली ये गणना करते हैं कि भविष्य में चुकाए जाने वाले उन दावों का आज का मूल्य क्या है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए वो अनुमानित ब्याज दर का इस्तेमाल करते हैं। इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग। अब सोचिए, अगर कंपनी को लगता है कि वो आपके दिए प्रीमियम पर ज्यादा ब्याज कमा पाएगी, हाँ, तो उसे भविष्य के दावे के भुगतान के लिए आज कम पैसे अलग रखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो प्रीमियम कम हो जाएगा? बिल्कुल, अगर अनुमानित ब्याज दर ज्यादा है तो प्रीमियम कम हो सकता है, और इसका उल्टा भी सही है। अगर अनुमानित ब्याज दर कम है तो प्रीमियम ज्यादा होगा। वहीं अगर मृत्यु दर ज्यादा होने का अनुमान है तो दावे जल्दी आने की संभावना है, तो प्रीमियम ज्यादा होगा। तो क्या ये जो मृत्यु दर और ब्याज दर का हिसाब किताब है, यही नेट प्रीमियम कहलाता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भविष्य के दावों की लागत का अनुमानित वर्तमान मूल्य, जो सिर्फ मृत्यु दर और ब्याज दर के अनुमानों पर आधारित है, वही नेट प्रीमियम है। ये बीमा की एकदम बुनियादी कोर लागत है। ठीक है। अगर ये एक बार में देना हो तो नेट सिंगल प्रीमियम कहलाता है, और अगर किश्तों में देना हो तो इसे भुगतान अवधि की किश्तों में बांटा जाता है। एकदम ग्राहक के तौर पर तो ग्रॉस प्रीमियम भरते हैं ना, है ना? वो ऑफिस प्रीमियम जिसकी बात शुरू में हुई थी। तो नेट से ग्रॉस तक का सफर कैसे होता है? सही सवाल। ग्राहक जो फाइनल प्रीमियम भरता है वो ग्रॉस प्रीमियम या ऑफिस प्रीमियम ही होता है, और ये बनता है नेट प्रीमियम में लोडिंग जोड़ने के बाद। सीधी सी बात है, ग्रॉस प्रीमियम इज इक्वल टू नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग। ये लोडिंग, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? जरूर। जैसा हमने पहले भी थोड़ा जिक्र किया, लोडिंग में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। पहला, कंपनी के खर्चे, मतलब एक्सपेंसेस, पॉलिसी बेचने का कमीशन, ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, पॉलिसी सर्विसिंग, दावे निपटाने का खर्च, ये सब। सारे खर्चे। दूसरा, आकस्मिकताओं के लिए मार्जिन, मतलब मार्जिन फॉर कंटिंजेंसीज। मान लीजिए भविष्य में मृत्यु दर अनुमान से ज्यादा निकली, या खर्चे बढ़ गए, या ब्याज दरें गिर गईं। ऐसी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एक सुरक्षा मार्जिन रखा जाता है, सेफ्टी नेट जैसा। हाँ बिल्कुल। और तीसरा, अगर पॉलिसी लाभ सहित है तो बोनस लोडिंग, ताकि भविष्य में पॉलिसी धारकों को मुनाफे में हिस्सेदारी यानी बोनस दिया जा सके। ये लोडिंग तय करते समय एक्चुअली 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पर्याप्तता, मतलब प्रीमियम कम ना पड़े, समानता, मतलब हर तरह की पॉलिसी अपने हिस्से का खर्च उठाए, और प्रतिस्पर्धा, मतलब प्रीमियम बाजार के हिसाब से बहुत ज्यादा भी ना हो। ठीक है। अब ये जो कंपनी के खर्चे हैं उनका जिक्र हुआ, ये किस तरह के होते हैं? क्या सब एक जैसे होते हैं? नहीं, इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं न्यू बिजनेस एक्सपेंसेस या शुरुआती खर्चे। ये पॉलिसी जारी करते समय, मतलब पहले साल में ज्यादा होते हैं। जैसे कमीशन?
हाँ, जैसे एजेंट को दिया जाने वाला कमीशन जो पहले साल काफी ज्यादा होता है, फिर ग्राहक की मेडिकल जांच का खर्च, पॉलिसी दस्तावेज तैयार करने का खर्च, ये सब। दूसरे होते हैं रिन्यूअल एक्सपेंसेस। ये पॉलिसी जारी रहने के दौरान हर साल होते हैं। अच्छा, बाद के सालों में? जी, जैसे प्रीमियम जमा करने की लागत, पॉलिसी रिकॉर्ड मेंटेन करने का खर्च, ग्राहक सेवा का खर्च वगैरह। ये आमतौर पर शुरुआती खर्चों से कम होते हैं। और क्या इन खर्चों को प्रीमियम में बराबर बराबर बांटा जाता है? नहीं, जरूरी नहीं। इनका आवंटन अलग-अलग आधार पर होता है। कुछ खर्चे, जैसे कमीशन, अक्सर प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में होते हैं। कुछ खर्चे बीमा राशि के आधार पर आवंटित हो सकते हैं, और कुछ खर्चे जैसे ऑफिस का किराया या तनख्वाह जैसे ओवरहेड्स, वो प्रति पॉलिसी एक निश्चित रकम के तौर पर जोड़े जा सकते हैं। आपने रिजर्व का भी जिक्र किया था। एक्चुअली इसे भी ध्यान में रखते हैं। ये क्या चीज है? क्या ये कंपनी की बचत है? बचत से ज्यादा इसे कंपनी की जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कहना चाहिए। रिजर्व वो फंड होता है जो बीमा कंपनी को कानूनी तौर पर और अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए भविष्य की देनदारियों के लिए अलग रखना पड़ता है। भविष्य की देनदारियां मतलब आने वाले समय में जो दावे चुकाने हैं, पॉलिसी मैच्योर होने पर जो पैसा देना है, उन सब के लिए। इसे आप कंपनी के एक तरह के इमरजेंसी फंड की तरह समझ सकती हैं। ये पक्का करता है कि कंपनी के पास अपने वादे पूरे करने के लिए हमेशा पर्याप्त पैसा रहे। अच्छा, क्या नई पॉलिसी बेचने से कंपनी पर कोई वित्तीय बोझ जैसा कुछ पड़ता है? हाँ, अक्सर पड़ता है, खासकर शुरुआती साल में। होता क्या है कि पहले साल के खर्चे, खासकर वो जो भारी कमीशन होता है, हाँ। और पहले साल के लिए जो जरूरी रिजर्व रखना होता है, उन दोनों को मिलाकर रकम अक्सर पहले साल में मिले प्रीमियम से ज्यादा हो जाती है। अरे, तो कंपनी को नुकसान हुआ? नुकसान नहीं कहेंगे, इसे न्यू बिजनेस स्ट्रेन कहते हैं। मतलब नया बिजनेस लाने के लिए कंपनी को शुरुआत में अपनी जेब से कुछ पैसा लगाना पड़ता है या अपनी पूंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये उम्मीद होती है कि बाद के सालों में जब रिन्यूअल प्रीमियम आएंगे और खर्चे कम होंगे तो ये स्ट्रेन कवर हो जाएगा। समझ गया। अब एक और अहम बात, एक्चुअरी ने प्रीमियम तय करते समय इतने सारे अनुमान लगाए, मृत्यु दर, ब्याज दर, खर्चे, कितने लोग पॉलिसी बीच में बंद करेंगे, जिसे लैप्स कहते हैं। क्या ये अनुमान हमेशा सही साबित होते हैं या यहाँ भी कोई पेच है? पेच तो है, और यही बीमा व्यवसाय की असलियत है, उसका जोखिम है। एक्चुअली भविष्य का अनुमान लगाते हैं, और भविष्य तो हमेशा अनिश्चित होता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वास्तविक अनुभव अक्सर अनुमानों से अलग हो जाता है। हो सकता है मृत्यु दर अनुमान से कम रहे या ज्यादा हो जाए, निवेश पर रिटर्न उम्मीद से कम मिले या ज्यादा मिल जाए, खर्चे अनुमान से बढ़ सकते हैं, या फिर उम्मीद से ज्यादा लोग अपनी पॉलिसी बीच में ही बंद कर दें, लैप्सेस, या सरेंडर करके पैसा निकाल लें, विड्रॉल्स। ये सब हो सकता है। और ये अंतर क्यों आता है? क्या अनुमान ही गलत लगाए थे? दोनों बातें हो सकती हैं। कभी कभी हो सकता है कि शुरुआती अनुमान ही शायद उतने सटीक ना हो, या फिर अनुमान ठीक होने के बावजूद केवल संयोग से या बाजार के सामान्य उतार चढ़ाव के कारण भी नतीजे अनुमान से अलग हो सकते हैं। रैंडम फ्लक्चुएशंस जिन्हें कहते हैं। तो फिर कंपनियां इस अनिश्चितता या जोखिम से निपटती कैसे हैं? अगर अनुभव अनुमान से बिगड़ गया तो? इसके लिए उनके पास कई रणनीतियां होती हैं। एक तरीका तो है कि जोखिम का कुछ हिस्सा ग्राहक पर डाल दिया जाए। ग्राहक पर कैसे? जैसे यूनिट लिंक्ड पॉलिसी यूलिप्स में होता है, वहां निवेश का जोखिम ग्राहक उठाता है। अगर बाजार गिरा तो ग्राहक की यूनिट वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। पुनर्बीमा मतलब दोबारा बीमा? हाँ, एक तरह से। इसमें बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक हिस्सा, खासकर बड़े दावों का जोखिम या मृत्यु दर में अचानक बहुत बढ़ोतरी का जोखिम, किसी दूसरी बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। उस दूसरी कंपनी को पुनर्बीमाकर्ता, री इंश्योरर कहते हैं। अच्छा, तो रिस्क शेयर हो गया? जी, रिस्क शेयर हो गया। और तीसरा तरीका जिसकी हमने पहले बात की थी, प्रीमियम में ही लोडिंग के जरिए आकस्मिकताओं के लिए एक मार्जिन रखना। वो लोडिंग एक कुशन की तरह काम करती है अगर अनुभव अनुमान से थोड़ा बिगड़ता भी है तो। ठीक है, तो जोखिम प्रबंधन भी हो गया। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब अनुभव अनुमान से अच्छा रहता है, तब क्या होता है? यहाँ सरप्लस और बोनस का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। सही। जब कंपनी का वास्तविक अनुभव उसके अनुमानों से बेहतर रहता है तो कंपनी को मुनाफा होता है। इसी मुनाफे को तकनीकी भाषा में सरप्लस कहते हैं। सरप्लस मतलब एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा। सही कहा।
सरल शब्दों में सरप्लस का मतलब है कंपनी की संपत्ति, एसेट्स का उसकी देनदारियों, लाइबिलिटीज से ज्यादा होना। मतलब कंपनी के पास भविष्य के अपने सारे वादे और खर्चे पूरे करने के बाद भी कुछ अतिरिक्त पैसा बच रहा है। अगर देनदारियां संपत्ति से ज्यादा हों तो उसे स्ट्रेन कहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो कंपनियां ये एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब कब लगाती हैं? ये हिसाब नियमित रूप से किया जाता है, आमतौर पर साल में एक बार। इसे वैल्यूएशन कहते हैं, संपत्ति का मूल्यांकन, देनदारियों का मूल्यांकन। इस वैल्यूएशन का मकसद क्या होता है? इसके दो मुख्य मकसद होते हैं। पहला, कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, उसकी सॉल्वेंसी यानी कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, ये जांचना। रेगुलेटर भी इस पर कड़ी नजर रखते हैं। और दूसरा, यह पता लगाना कि कितना सरप्लस ऐसा है जिसे बांटा जा सकता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। इसे फिर पॉलिसी धारकों और अगर कंपनी लिस्टेड है तो शेयर धारकों के बीच बांटा जाता है। ये संपत्ति का मूल्यांकन कैसे होता है? क्या बस बाजार भाव देख लेते हैं? नहीं, इतना सीधा नहीं है। इसके कई तरीके हैं, जैसे बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर या डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू पर। और तरीका चुनने से सरप्लस की रकम पर असर पड़ सकता है। कंपनियां कितनी रूढ़िवादी या उदार हैं, ये उनके मूल्यांकन के तरीके में झलकता है। ज्यादा रूढ़िवादी मूल्यांकन से देनदारियां ज्यादा दिख सकती हैं और संपत्ति कम, जिससे सरप्लस कम दिखेगा। रेगुलेटर इन तरीकों पर भी नजर रखते हैं। और ये सरप्लस आता कहाँ से है, मतलब बनता कैसे? जैसा मैंने कहा, सरप्लस मुख्य रूप से तब बनता है जब कंपनी का वास्तविक अनुभव उसके अनुमानों से बेहतर रहता है। इसके 3 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। पहला, मृत्यु दर बचत, मोर्टेलिटी सेविंग्स, अगर अनुमान से कम लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा। दूसरा, अतिरिक्त ब्याज आय, एक्सेस इंटरेस्ट, अगर कंपनी ने अपने निवेशों पर उम्मीद से ज्यादा रिटर्न कमाया। और तीसरा, खर्चों में बचत, एक्सपेंस सेविंग्स, अगर कंपनी अपने खर्चे अनुमान से कम रखने में कामयाब रही। वो अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सरप्लस बन रहा है, तो क्या ये सारा पैसा पॉलिसी धारकों को मिल जाता है? नहीं, सारा नहीं। इस सरप्लस का एक हिस्सा उन पॉलिसी धारकों को दिया जाता है जिनकी पॉलिसी लाभ सहित यानी पार्टिसिपेटिंग या विद प्रॉफिट होती है। ये हिस्सा बोनस कहलाता है। बोनस? हाँ, ये सुना है। जी, कुछ हिस्सा कंपनी भविष्य की जरूरतों के लिए या अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पर रख लेती है। कुछ हिस्सा सॉल्वेंसी मार्जिन को और मजबूत करने के लिए रखा जाता है ताकि किसी बड़ी आपदा या संकट का सामना किया जा सके। और कुछ फ्री एसेट्स के रूप में रखा जा सकता है जिसे कंपनी नए बिजनेस में लगाने या बेहतर निवेश के अवसरों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो अब इस बोनस के बारे में थोड़ा और बताइए। ये क्या है और कैसे काम करता है? बोनस, जैसा मैंने कहा, पॉलिसी के मूल लाभ यानी जो बीमा राशि या मैच्योरिटी राशि तय है उसके ऊपर मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है। ये लाभ सहित पॉलिसियों की खासियत है। सबसे आम तरह का बोनस है रिवर्जनरी बोनस। रिवर्जनरी? हाँ, रिवर्जनरी बोनस। कंपनी हर साल वैल्यूएशन के बाद इसकी घोषणा करती है। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि इस साल हम 40 रुपए प्रति 1000 बीमा राशि का बोनस देंगे। एक बार ये घोषित हो गया तो ये गारंटीड हो जाता है और आपकी पॉलिसी के साथ जुड़ जाता है। इसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये पैसा पॉलिसी धारक को कब मिलता है? या तो पॉलिसी मैच्योर होने पर या मृत्यु दावा बनने पर। कुछ मामलों में सरेंडर करने पर भी इसका कुछ हिस्सा मिल सकता है। क्या इस रिवर्सनरी बोनस के भी प्रकार होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो हर साल मूल बीमा राशि पर कैलकुलेट होता है। दूसरा होता है कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस। इसमें पिछले सालों में जुड़े बोनस पर भी बोनस मिलता है, मतलब बोनस पर बोनस। अच्छा, कंपाउंडिंग जैसा। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ कंपनियां पॉलिसी के अंत में, मतलब मैच्योरिटी या मृत्यु के समय, एक मुश्त टर्मिनल बोनस या फाइनल एडिशनल बोनस भी देती हैं। ये बोनस गारंटीड नहीं होता, कंपनी के उस साल के प्रदर्शन पर निर्भर करता है और ये अक्सर पॉलिसी जितने लंबे समय तक चली हो उतना ज्यादा होता है। पॉलिसी धारक इस बोनस या डिविडेंड का क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें कैश मिल जाता है? इसके कई विकल्प हो सकते हैं।
पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। इसे नकद लिया जा सकता है, हालांकि भारत में ये कम आम है। ज़्यादातर मामलों में इसका इस्तेमाल भविष्य के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, या इससे अतिरिक्त बीमा कवर खरीदा जा सकता है, जिसे पेड अप एडिशंस कहते हैं। इससे आपका कुल बीमा कवर बढ़ जाता है, या फिर इसे कंपनी के पास ही जमा रहने दिया जा सकता है, जिस पर कंपनी ब्याज देती है और ये अंत में पॉलिसी लाभ के साथ जुड़कर मिल जाता है। कई विकल्प हैं। तो ये थी पारंपरिक पॉलिसियों की कहानी। अब थोड़ा यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों यानी यूलिप्स पर आते हैं। प्रीमियम और मूल्यांकन के मामले में ये कैसे अलग हैं? आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, यूलिप्स का डिजाइन और काम करने का तरीका पारंपरिक पॉलिसियों से काफी अलग होता है। इनमें जो पॉलिसी का मूल्य है या जो लाभ मिलना है, वो पूरी तरह या काफी हद तक पॉलिसी धारक के खाते में जमा यूनिट्स के मूल्य पर निर्भर करता है। यूनिट्स जैसे म्यूचुअल फंड में होती हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पॉलिसी धारक का पैसा विभिन्न फंड्स में, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, यूनिट्स खरीदने में लगाया जाता है, और इन यूनिट्स का मूल्य रोजाना बाजार के हिसाब से बदलता रहता है। NAV, नेट एसेट वैल्यू। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या मानी जाती है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। यूलिप में आमतौर पर यह बहुत साफ साफ बताया जाता है कि आपके दिए प्रीमियम का कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा बीमा कवर यानी मोर्टेलिटी चार्ज के लिए काटा जा रहा है, कितना कंपनी के अलग अलग खर्चों के लिए काटा जा रहा है, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, और कितना पैसा असल में निवेश हो रहा है। पारंपरिक पॉलिसियों में ये बंटवारा इतना पारदर्शी नहीं होता। तो यूलिप में प्रीमियम का बंटवारा होता कैसे? मान लीजिए मैंने 1 लाख का प्रीमियम दिया। ठीक है, तो जब आप प्रीमियम भरते हैं, सबसे पहले उसमें से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज PAC काटा जाता है। इस PAC में क्या होता है? एजेंट का कमीशन, पॉलिसी जारी करने की लागत, प्रशासनिक खर्चे वगैरह। ये चार्ज अक्सर शुरुआती सालों में ज्यादा होता है, बाद के सालों में कम हो जाता है या खत्म भी हो जाता है। अच्छा, पहले PAC कट गया, फिर पैक काटने के बाद जो पैसा बचा, उसे आपके चुने हुए फंड में निवेश करके यूनिट्स खरीद ली जाती हैं। ये आपका फंड वैल्यू बन गया। फिर इस फंड वैल्यू से नियमित रूप से अक्सर मासिक तौर पर कुछ और शुल्क काटे जाते हैं, जैसे मोर्टेलिटी चार्ज। ये आपके जीवन बीमा कवर की लागत है। आपकी उम्र और बीमा राशि के हिसाब से ये तय होता है। और फंड मैनेजमेंट चार्ज, FMC, कंपनी आपके पैसे को मैनेज कर रही है, उसके लिए ये शुल्क लेती है। ये फंड वैल्यू का एक छोटा सा प्रतिशत होता है। इनके अलावा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो PAC है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये पारंपरिक पॉलिसी के लोडिंग से कैसे अलग है? दोनों ही तो खर्चे कवर कर रहे हैं। मुख्य अंतर ये है कि PAC का बड़ा हिस्सा प्रीमियम से बिल्कुल शुरुआत में ही काट लिया जाता है, खासकर पहले कुछ सालों में, जबकि पारंपरिक पॉलिसी में जो लोडिंग होती है वो नेट प्रीमियम के ऊपर जोड़ी जाती है और उसके जरिए खर्चे पूरी प्रीमियम भुगतान अवधि में फैले होते हैं। इसी वजह से यूलिप में शुरुआती सालों में निवेश के लिए जाने वाली रकम अक्सर कम होती है। पहले साल शायद काफी कम हो। ये एक बड़ा अंतर है। और जोखिम का क्या? पारंपरिक पॉलिसी में तो हमने सुना कि कंपनी मृत्यु दर, ब्याज दर का जोखिम उठाती है। यूलिप में क्या होता है? यूलिप में तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। चूंकि रिटर्न बाजार से जुड़ा है, तो निवेश का पूरा जोखिम, इन्वेस्टमेंट रिस्क, पॉलिसी धारक उठाता है। अगर बाजार गिरता है तो आपके फंड की वैल्यू कम हो सकती है, इसका जोखिम आपका है। हाँ, ये तो म्यूचुअल फंड जैसा ही हुआ। बिल्कुल, लेकिन मृत्यु दर का जोखिम, मोर्टेलिटी रिस्क, और खर्चों का जोखिम, एक्सपेंस रिस्क, ये बीमा कंपनी वहन करती है। मतलब अगर उम्मीद से ज्यादा मौतें होती हैं या कंपनी के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसकी भरपाई कंपनी को करनी होगी। वो आपसे ज्यादा मोर्टेलिटी चार्ज या दूसरे चार्ज अचानक नहीं बढ़ा सकती नियमों के तहत। इसके लिए ही वो ये शुल्क लेती है। अच्छा, तो रिस्क शेयरिंग है यहाँ भी। कुछ रिस्क ग्राहक का, कुछ कंपनी का। जी बिल्कुल। वाह, काफी कुछ समझ आया आज। अगर हमें इस पूरी बातचीत को कुछ मुख्य बातों में समेटना हो श्रोताओं के लिए, की टेकअवेज, तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि जीवन बीमा प्रीमियम सिर्फ मौत के जोखिम की कीमत नहीं है। इसमें एक्चुअरी द्वारा गणना किया गया नेट प्रीमियम होता है और उसके ऊपर लोडिंग होती है, जिसमें कंपनी के खर्चे, अनिश्चितताओं के लिए मार्जिन और लाभ या बोनस का हिस्सा शामिल होता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रीमियम तय करते समय एक्चुअरी कई अनुमान लगाते हैं। मृत्यु दर, ब्याज दर, खर्चे, पॉलिसी बंद होने की दर, लैप्स,
वास्तविक अनुभव इन अनुमानों से अलग हो सकता है और यही अंतर कंपनी के मुनाफे, सरप्लस या घाटे का मुख्य स्रोत बनता है। हाँ, अनुभव बनाम अनुमान तीसरी मुख्य बात। तीसरी, जब अनुभव अनुमान से बेहतर होता है तो सरप्लस बनता है और लाभ सहित पॉलिसियों में इस सरप्लस का एक हिस्सा पॉलिसी धारकों को बोनस के रूप में वापस दिया जाता है, जिसके कई प्रकार और उपयोग हो सकते हैं। और आखिर में यूलिप्स के बारे में क्या याद रखना चाहिए? चौथी बात, यूलिप्स पारंपरिक पॉलिसियों से अलग है। इनमें शुल्क संरचना ज्यादा पारदर्शी होती है, आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ कट रहा है, लेकिन निवेश का जोखिम पूरी तरह पॉलिसी धारक का होता है। प्रीमियम का एक हिस्सा शुल्कों में जाता है और बाकी निवेश होता है। वाकई ये समझना कि प्रीमियम जो हम भरते हैं वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उसके पीछे इतनी सारी गणनाएं, इतने अनुमान और इतना जोखिम प्रबंधन है, ये काफी आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जानकारी पॉलिसी धारकों को ज्यादा जागरूक और सशक्त बनाती है। वो बेहतर समझ सकते हैं कि वे किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं और उनकी पॉलिसी असल में काम कैसे करती है। सही कहा। और इस जानकारी के साथ शायद सुनने वाले अब ये भी सोच सकते हैं कि क्या मेरी मौजूदा पॉलिसी मेरी जरूरत और मेरी जोखिम लेने की क्षमता से मेल खाती है, या अगर मैं भविष्य में पॉलिसी लेने की सोच रहा हूं तो मुझे गारंटी, पारदर्शिता और संभावित रिटर्न के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए। ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या गारंटीड रिटर्न और बोनस वाली पारंपरिक पॉलिसी मेरे लिए ज्यादा सही है, या फिर बाजार से जुड़े रिटर्न और ज्यादा पारदर्शिता वाली यूएलआईपी? और इसका जवाब हर व्यक्ति की अपनी जरूरत, उसके लक्ष्य और उसकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल छोड़ा है आपने। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये बीमा प्रीमियम की गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।